सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के पराली प्रबंधन के प्रयासों को सराहा। कहा, पंजाब सरकार हरियाणा से सीखे प्रबंधन। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जताई खुशी। प्रदेश में आज से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। फरीदाबाद में उपायुक्त ने मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय संयुक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने नारनौल में यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, प्रदेश को जीरो ड्रॉप आउट राज्य बनाना है सरकार का लक्ष्य। और पीजीआई चंडीगढ़ में डॉक्टर्स ने खोजी छोटे से छोटे ट्यूमर के सही स्थान को तलाशने की दवा। एमआरआई से ज्यादा कारगर परिणाम देगी सीआरएच और एडेस्मो विधि। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली को लेकर दायर याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने कहा, क्या यह संभव है कि जो किसान अब भी पराली जला रहे हैं उनसे एमएसपी पर फसल ना खरीदी गई हो। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे छोटे किसान पराली से भी कुछ आमदनी हासिल कर सके। अदालत ने कहा कि छोटे किसानों को पराली से निपटने के लिए जरूरी मशीनें राज्य सरकार मुहैया करवा सकती है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा की सराहना करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पराली के प्रदूषण को नियंत्रित ना कर पाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी से यह साफ हो गया है कि पंजाब सरकार ने ना तो इसके प्रबंधन पर ध्यान दिया और ना ही पर्याप्त कदम उठाए। वहीं हरियाणा के किसान पराली ना जलाएं, इसके लिए सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता के साथ साथ पराली प्रबंधन के यंत्र भी मुहैया करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों ने सरकार की अपील को मानते हुए जो सहयोग किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से अपनी जो टिप्पणी की है और खास करके पंजाब सरकार के खिलाफ जो बात कही गई है उसमें एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि पंजाब सरकार इसके ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए और जिस प्रकार के मेजर्स उनको अडॉप्ट करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हरियाणा से सीखना चाहिए। आखिर हरियाणा में हम लोग हर प्रकार की सहायता किसानों को कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, उनको कैश सहायता भी दे रहे हैं ताकि वो पराली न जलाएं, और हरियाणा का किसान नहीं जला रहा है। मैं हरियाणा के किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा है। और मैं पंजाब सरकार को भी कहूंगा कि हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार से किसानों को लाभ दिया है इन चीज़ों का, जिस प्रकार से मैयर अपनाए गए वैसे वो भी अपनाएंगे तो ये प्रदूषण जैसी समस्या समाप्त होगी। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का भी मैं आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एकदम स्पष्ट किया है कि अगर पंजाब को सीखना है तो हरियाणा सरकार से कुछ सीखे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार के प्रयासों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मुहर लगाई है उसका स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार की प्रशंसा करने पर प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश के किसानों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आना मनोहर सरकार की नीतियां और प्रदेश के किसानों का जागरूक होना है। हरियाणा के किसान पराली न जलाएं, इसके लिए सरकार ने पराली XC2 प्रबंधन पॉलिसी लागू की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाते हुए पंजाब की मान सरकार को नसीहत दी है कि पराली प्रबंधन कैसे किया जाता है वो हरियाणा की सरकार से सीखें। नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा की सरकार किसान हितैषी है। सरकार किसानों को कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दे रही है और किसानों को पराली से होने वाले नुकसान के लिए जागरूक कर रही है। उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवंत मान सरकार आलोचना करने में ही माहिर है, काम करने में नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हरियाणा सरकार की पराली प्रबंधन को लेकर के जो पीठ थपथपाई है, मैं हरियाणा सरकार का
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बधाई भी देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, जिन्होंने पराली प्रबंधन को लेकर के कि वायु प्रदूषण ना हो। वायु प्रदूषण से किसी की जान भी चली जाती है और किसान की जो भूमि है वो भूमि पराली जलाने से उसकी पैदावार भी कम होती है, और पैदावार कम होती है तो किसान का भी नुकसान होता है, आम जन का भी नुकसान होता है। हरियाणा सरकार पराली प्रबंधन को लेकर के जबरदस्त काम कर रही है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से किसानों को, जो हमारे रीपर्स हैं या बेलर्स हैं या ट्रैक्टर है, पहली बार ट्रैक्टर के ऊपर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी सब्सिडी देकर के किसानों को इस ओर आकर्षित कर रहे हैं, और उसके प्रबंधन के लिए चाहे बिजली पावर प्लांट लगाने की बात है, वो भी हरियाणा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगवाए हैं, और उसका परिणाम निकला है कि आज हमारा हरियाणा का किसान, मैं हरियाणा के किसानों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के बारे में कहा है। प्रदेश में आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा के तहत आज फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि ये यात्रा हर दिन 2 गांवों में जाएगी और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। इस दौरान प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर के अलावा तमाम विभागों के शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। योजनाओं में डॉक्यूमेंट से संबंधित लोगों की समस्याओं का समाधान भी मौके पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक नोडल अधिकारी मौजूद रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हो सकें। बाईस तारीख से हम फरीदाबाद में विकसित भारत अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया है। तो इसमें जितने भी हमारे गांव हैं, पंचायत हैं, 100 पंचायत फरीदाबाद ज़िले में हैं, तो सभी में ये वैन भी जाएगी और साथ ही में हमारे अधिकारी भी जाएंगे। तो वहाँ पे जितनी भी हमारी स्कीम है, सरकार की स्कीम है या फिर जो बेनिफिट देने हैं, वो सभी लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। तो ये आईसी एक्टिविटी भी है और ऐसे कैंप भी है कि वहाँ पे हेल्थ कैंप भी लगेंगे या फिर बाकी डिपार्टमेंट के डीडब्ल्यू हो, डीएसडब्ल्यू हो, चाहे क्रिड हो या बाकी भी जितने डिपार्टमेंट हैं, उन सभी के कैंप भी उधर लगेंगे। तो लोगों को वहाँ पे सुविधा भी मिलेगी। तो हर रोज़ 2 गांव में कैंप लगेंगे। तो 50 दिन में हमारा ये कार्यक्रम है वो पूरे ज़िले में पूरा हो जाएगा। केंद्रीय संयुक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने कल महेंद्रगढ़ के लघु सचिवालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये यात्रा हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने का कार्य करेगी। ये बड़े स्तर पर गरीबों का भला करने का अभियान है। जिले में यात्रा को लेकर की गई तैयारियों के लिए संयुक्त सचिव ने प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस अभियान में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की योजनाएं व सेवाओं का लाभ मौके पर दिया जाएगा। इस दौरान योजनाओं के लिए पंजीकरण भी किए जाएंगे। संकल्प यात्रा जो है उसकी तैयारियों की जो व्यवस्था है उसको जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आए थे। तो उसमें ये यात्रा, जैसे आप जानते हैं, भारत को 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसके अंतर्गत जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हैं वो सभी लाभार्थियों को उसका लाभ पहुँचे, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। कई बार सरकार योजना बनाती है लेकिन संबंधित व्यक्तियों को उसकी जानकारी नहीं होती, कई बार जानकारी भी होती है लेकिन वो व्यवस्था का लाभ उन तक पहुंच नहीं पाता है। तो ये यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के जो लोग थे उन सबसे बातचीत हुई है, तो मुझे लगता है कि सारे जो स्कीम्स की जानकारी है वो भी इन्होंने इकट्ठी की है। एडीसी विशाली सिंह ने बताया कि महेंद्रगढ़ में 27 नवंबर से यात्रा की शुरुआत होगी। इसके अंतर्गत जिले के सभी 343 गांव तथा शहरों के सभी वार्डों को कवर किया जाएगा। केंद्र से आई मोबाइल वैन एक दिन में 2 गांव जाएगी। प्रत्येक गांव में ग्राम सचिव को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। विकसित भारत यात्रा शुरुआत करी गई है, जो कि बाकी सभी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में 15 नवंबर से शुरुआत करी गई है और हमारे हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में 27 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। विकसित भारत यात्रा के चलते हमारे ज़िले में 3 वैन्स भारत सरकार द्वारा भेजी गई हैं, जिसमें ना सिर्फ LED स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जिसके माध्यम से भारत सरकार और
हमारी प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा। पर साथ के साथ हर गांव में स्कीम से रिलेटेड जो भी हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वे भी मौजूद रहेंगे, ताकि गांव भर में जो भी इसके लाभार्थी हैं या जो लाभ ले सकते हैं, वे सभी के सभी इस यात्रा के साथ जुड़कर वहीं गांव में ही स्कीम के बारे में जानकारी लेकर उसका लाभ उठा सकें। केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में आज से प्रारंभ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मीडिया प्रमुख डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि योजना के तहत अंबाला में 57 रथ चलेंगे जो एक दिन में 2 गांवों को कवर करेंगे। 25 जनवरी 2024 तक ये यात्रा प्रदेश के सभी शहरों, गांव, कस्बों और वार्डों में जाएगी। यात्रा का प्रमुख उद्देश्य केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का 100% लाभ धरातल पर पहुंचाना है। गरीबों, युवाओं, महिलाओं के लिए रोजगार व अन्य तरह की सभी जानकारियां इन रथों के जरिए मिलेंगी। एक महती योजना पूरे देश के हर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। पूरे देश के हर राज्य में अलग अलग वैन जाएगी और वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अगर नहीं मिल पाया, कोई छूट गया है, तो उस छूटे हुए व्यक्ति तक भी उस योजना का लाभ पहुंचे। इसके नाते 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। हरियाणा में भी इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। 7 जिलों में ये वैन 25 जनवरी तक लगभग 60 दिन हरियाणा के 6323 गांवों में ये यात्रा जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चा स्कूली शिक्षा ग्रहण करे, यही सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है। बच्चे अच्छे नागरिक बने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। साथ ही अब सरकार ने हरियाणा को 0 ड्रॉप आउट राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान सरकार बच्चों की शिक्षा के साथ साथ हर प्रकार से उनकी चिंता कर रही है ताकि उनकी नींव मजबूत बन सके। बच्चों को स्कूलों में आवागमन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए गांव से 1 किलोमीटर की अधिक दूरी पर परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि MIS पोर्टल पर सभी विद्यार्थियों का डाटा निरंतर अपडेट करें। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि लगभग 3000 बच्चे ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड नहीं बने, जिस कारण उनका डाटा पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जा सकता। ये बच्चे अप्रवासी परिवारों से हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्कूलों में दाखिला ले चुके ऐसे अप्रवासी परिवारों के बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बचपन से ही बच्चों को बुनियाद मजबूत करने के लिए सरकार ने 4000 आंगनवाड़ी को बाल वाटिका में परिवर्तित किया है, जहां बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जा रही है। PGI चंडीगढ़ के डॉक्टर्स ने CRH और एडेस्मो नामक दवा की खोज की है, जिससे कुशिंग सिंड्रोम के रोगियों में छोटे से छोटे ट्यूमर की पहचान करने में मदद मिलेगी। इंडोक्राइनोलॉजी विभाग की डॉक्टर रमा वालिया और न्यूक्लियर मेडिसिन की डॉक्टर जया शुक्ला ने कल प्रेस वार्ता में बताया कि इस दवा को इंजेक्शन के जरिए मरीज के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। यह दवाई वहीं जाकर काम करती है जहां छोटे से छोटा ट्यूमर पाया जाता है। इस तकनीक से 2.5 साल में 65 मरीजों में ट्यूमर की जांच की गई, जिनमें से 64 मरीजों में सटीक परिणाम मिला है। उन्होंने बताया कि पहले MIR से ट्यूमर का पता लगाया जाता था, जिससे छोटे ट्यूमर ट्रेस नहीं हो पाते थे। अब इस नए ट्रेसर को रेडियो आइसोटॉप रिसेप्टर से लेवल किया गया है, जो ट्यूमर पर जाकर चिपक जाता है। ये इस चिपकने के बाद ट्यूमर पर चमकने लगता है और PET इमेज पर दिखने लगता है। कशिंग डिसीज नाम की एक बीमारी होती है जिसमें बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। वो एक छोटे से ट्यूमर के कारण होती है जो हमारी मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी में होता है। मास्टर ग्लैंड का साइज पर से 1 सेंटीमीटर के आसपास होता है और ये ट्यूमर कभी कभी बड़ा होता है, पर यूजुअली ये उस आधे सेंटीमीटर का होता है, तो इसलिए उसको ढूंढ पाना उसमें मुश्किल होता है। उसके लिए अभी जो हमारे पास मोडालिटीज़ थी, MRI यूज़ करते हैं और एक इन्वेसिव टेस्ट होता है इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस सैम्पलिंग। MRI 60 to 70% केसेस में तो हमें ट्यूमर दिखा देता है, तो उसको जाके हम न्यूरोसर्जन्स को बोलते हैं, वो निकाल देते हैं। और अगर उसमें नहीं मिलता है तो एक इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस सैम्पलिंग होती है जिसकी कॉस्ट अराउंड 70-80,000 रुपीज़ पर सैम्पल। इन्वेसिव होती है, मतलब हमें एक कैथेटर लेके जाना पड़ता है मास्टर ग्लैंड के बिल्कुल पास में, फिर
पता चलता है कि शायद इस साइड पे होगा, किस साइड का पता चलता है पिट्यूटरी में, बट एग्जैक्टली हमें उसमें दिखता नहीं है। अब ये पेप्टाइड वहाँ पे जाके चिपक जाता है और क्योंकि वो ट्रेसर को साथ में लेके गया तो वो ट्यूमर बल्ब की तरह चमकने लग जाता है, जिसको हम पेट सीटी पर आराम से देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 65 केसेस में हम 64 केसेस में ट्यूमर को डिटेक्ट कर पाए और उसमें से अराउंड 43 केसेस को ऑपरेट किया गया और सब में हम टिश्यू पे देख पाए कि सच में वहाँ पे ट्यूमर था। कैथल की शुगर मिल में गन्ने का पिराई सत्र कल से शुरू हो गया। उपायुक्त प्रशांत पवार ने पिराई सत्र का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके गन्ने की फसल का भुगतान समय पर किया जाएगा। उपायुक्त ने किसानों से आह्वान किया कि वह गन्ने की फसल को अच्छे से साफ करके लाएं ताकि फसल बेचने में उन्हें कोई परेशानी ना हो। शुगर मिल के प्रबंध महानिदेशक ब्रह्म प्रकाश ने बताया कि पिराई सत्र 2023-24 के दौरान मिल द्वारा 37 लाख क्विंटल गन्ना पिराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एडवांस टोकन सिस्टम मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान घर से ही टोकन नंबर लेकर अपने गन्ने की ट्रॉली मिल में ला सकता है। मिल की तकनीकी दक्षता को बढ़ाने के लिए नई वाइब्रो स्क्रीन तथा हाइड्रोलिक गन्ना उतारने की मशीन लगाई गई है। पिछले कई वर्षों में जो है ये मुहिम चलाई जा रही है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के जो मुख्यतः जो क्रॉप्स पहले उगाए जाते थे उससे हटके जो है सारी चीज़ें उगाई जाए। उसी कड़ी में देखिए गन्ना भी बहुत समय से चल रहा है और उसमें जैसे हमारे एमडी साहब ने बताया कि शुगर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके माध्यम से भी जो पुरानी बीमारियां वगैरह जो उसमें रहती थी उसका भी जो है निवारण हुआ है गत वर्ष में। तो ये उसी मुहिम के चलते हैं जी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि इस टाइप की चीज़ों से जुड़े। 2023-24 के पिराई सत्र की जो शुरुआत है माननीय उपायुक्त महोदय के कर कमलों द्वारा की गई है और ये हमने सही समय पर मिल का ये पिराई सत्र शुरू किया है। इसके लिए जहाँ तक अब की बार हमारा टारगेट है, पिछले बार हमने जो शुगर रिकवरी है 9% हासिल की थी, अब की बार हमारा टारगेट है 9.5 और 10 के बीच। तो अवश्य ही हम, क्योंकि क्रॉप की कंडीशन ठीक है, साफ़ सुथरा गन्ना लेके आएंगे। किसानों ने आश्वासन दिया है और हमने भी पूरे प्रयास किए हैं कि गन्ना क्वालिटी ठीक आए। तो इस सूरत में हम 9.5 से 10% की रिकवरी जरूर हासिल कर लेंगे, जो एक अच्छी मानी जाती है। मिल में गन्ना लेकर पहुंचे कैथल जिले के किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा गन्ने का भाव बढ़ाने से उन्हें काफ़ी खुशी है और इससे उनका रुझान गन्ने की खेती की ओर ज़्यादा हो रहा है। वह चीनी मिल प्रशासन द्वारा मुहैया करवाई गई सुविधाओं से संतुष्ट हैं। शुगर मिल का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसान काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं, क्योंकि किसानों में खुशी की लहर है। अब कुछ दिक्कतें होती थी पहले, वो जो सरकारी प्रशासन शुगर मिल प्रशासन ने दूर कर दी किसानों की, और सरकार ने भी एक गन्ने का भाव बढ़ाया है, उससे भी किसान काफ़ी संतुष्ट हैं। किसान काफ़ी खुश हैं। सरकार ने 14 रुपये का रेट दिया है और अगले साल के लिए 400 रुपये बोला है। अगर इसी साल 400 रुपये कर दें तो और भी ज़्यादा खुश होंगे और किसान गन्ना लगाना चाहते हैं और गन्ना की नई वैरायटी की भी मांग कर रहे हैं। अभी अच्छी वैरायटी आए, अर्ली वैरायटी का गन्ना लगाएं। शुगर मिल का 33वां जो सत्र शुरू हो रहा है, इससे किसानों में बड़ी खुशी है और सरकार ने जो अब की बार 386 का रेट दिया है, हम सभी किसान उससे बड़े खुश हैं और एडवांस में 14 रुपये का और रेट दे दिया। अगले साल 400 रुपये क्विंटल खरीदा जाएगा। इससे किसानों को बड़ा बढ़ावा मिला है। यमुनानगर में लगने वाले ऐतिहासिक कपाल मोचन मेले की कल से शुरुआत होगी। हजारों की तादाद में श्रद्धालु मेले में पहुंचना शुरू हो गए हैं। हर साल आयोजित होने वाले इस मेले में लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। बता दें कि कपाल मोचन का इतिहास सतयुग से चला आ रहा है। यहाँ के ऐतिहासिक सरोवर बच्चा घाट में भगवान शंकर से लेकर कई देवी देवताओं ने स्नान किया था। कपाल मोचन में 3 सरोवर हैं, जिसमें गो बच्चा घाट, ऋण मोचन और सूर्य कुंड, तीनों ही सरोवरों की अपनी अपनी गाथा है। कोइयों के जैसे किसी के बच्चा नहीं होता तो यहाँ पे बेरी लगी हुई है, बेर खा लेते हैं। किसी की कोई भी कामना पूरी होती है। ये सूरज कुंड पे ऊपर मंदिर बने हैं, माथा टेकते हैं। यहाँ पे अगर जिसके बच्चा हो जाता है फिर तड़ागे चढ़ाने आते हैं। स्नान करने के लिए आए थे कपाल मोचन जी में। एक तीर्थ है यहाँ पे ऋण मोचन, जहाँ पे ऋण से मुक्ति मिलती है, और तीसरा तीर्थ है यहाँ पे सूरज कुंड, जहाँ पे आप लोग अभी खड़े हो। तो यह आस्था का केंद्र है। आज आंवला नवमी है। आंवला नवमी के दिन
आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके हम सब यहीं पर कथा करेंगे। बिलासपुर से एसडीएम जसपाल सिंह गिल ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जिले को 4 सेक्टरों में बांटा गया है और हर एक सेक्टर में डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एक भव्य मेले का आयोजन होता है, तो उसकी तैयारियों को लेकर के जो व्यवस्थाएं थी, जो तैयारियां थी, वो उसकी वजह से हमने लगभग 10 दिन पहले मेले की पूर्ण तैयारियां हमारी हो चुकी थी और श्रद्धालु भी पिछले 10 दिनों से यहाँ निरंतर आ रहे हैं स्नान करने के लिए। हर वर्ष 10 लाख के लगभग श्रद्धालु आते हैं, तो इस वर्ष हमें और अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और जो श्रद्धालु हैं उनके लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं ताकि उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। रोहतक में मंडल रोजगार कार्यालय की ओर से आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। करीब 15 कंपनियों में इसमें विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया। कार्यालय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व बहुत तकनीकी संस्थान से पंजीकृत अभ्यर्थियों को इसके लिए आमंत्रित किया गया था। रोहतक के उपमंडल अधिकारी राकेश सैनी ने मेले में भाग ले रहे अभ्यर्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी प्रतिभा को समझना होगा। आज हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में आगे हैं। एनसीआर क्षेत्र में होने के कारण यहाँ के युवाओं के पास रोजगार के ज्यादा मौके उपलब्ध हैं। आज ये छोटू राम धर्मशाला में एक रोजगार मेला एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से लगाया गया है, तो इसमें बच्चों में अच्छा उत्साह है। बच्चे काफ़ी आए हुए हैं और 15 कंपनीज के एम्प्लॉयर्स वगैरह यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और उनका इंट्रैक्शन चल रहा है। कुछ के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, कुछ का प्लेसमेंट भी हो गया, उनको अभी सर्टिफिकेट्स भी हमने दिए हैं। वहीं मेले में भाग ले रहे युवाओं ने रोजगार मिलने पर खुशी जताते हुए सरकार का धन्यवाद किया। पार्टिसिपेट किया हमने यहाँ पे हीरो स्पेयर पार्ट कंपनी में जॉब मिली है सुपरवाइजर की। मेरी सैलरी 15,000 प्लस है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आज के युवा को हम कहना चाहते हैं कि वो आगे भाग ले यहाँ पे आके। यहाँ पर रोहतक में रोजगार कार्यालय में एक आयोजन किया गया था जिसमें हम विभिन्न प्रकार की कंपनी आई हुई थी। हमने पुखराज कंपनी में इंटरव्यू दिया जिसमें हम मैनेजर के उस पर हमें सिलेक्ट किया गया और सर इसकी जॉब लोकेशन दिल्ली नजफगढ़ में है। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से फ़ोन आया था तो हम आज यहाँ पे आए थे, अपना इंटरव्यू दिया है। हमारा पुखराज कंपनी में सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पे हमारे को मैनेजर की पोस्ट पे वो किया गया है और हमारी सैलरी 15,000 की नियर अबाउट रहेगी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा सरकार की स्टार्टअप योजना की झलक बाखूबी देखने को मिल रही है। हरियाणा के युवा इस योजना का लाभ उठाकर एंटरप्रेन्योर बनने की राह में अपने कदम बढ़ा चुके हैं। हरियाणा मंडप में कई ऐसे स्टार्टअप को जगह दी गई है जिसमें प्रदेश के एमएसएमई से जुड़े छोटे व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। इसी कड़ी में हरियाणा के विकास यादव अपना ई-साइकिल प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। टोक्यो में टेस्ला कंपनी में काम कर चुके विकास ने बताया कि पीएम मोदी के मेक इन इंडिया से प्रभावित होकर उन्होंने मेक इन हरियाणा को अपना लक्ष्य बनाया है। इसके बाद उन्होंने ई-साइकिल प्रोजेक्ट तैयार किया जो मात्र 3 से 5 रुपए के खर्च में 50 से 60 किलोमीटर यात्रा करवाने में सक्षम है। इस प्रोजेक्ट को विदेश से भी अच्छा रिस्पांस मिला है। विकास ने बताया कि जनमानस के स्वास्थ्य और जरूरतों को देखते हुए ही उन्होंने ई-साइकिल बनाई है। क्या होता है, नॉर्मल साइकिल्स में केवल रियर ड्राइव होता है। तो हमने जो साइकिल डेवलप करी है वो तीनों ड्राइव्स पे डेवलप की है, फ्रंट ड्राइव, मिड ड्राइव और रियर ड्राइव। ऑफ कोर्स सर इनके प्रोडक्ट के प्राइसिंग में फ़र्क रहता है। हमारे पास मिनिमम प्राइसिंग 25,000 है और मैक्सिमम प्राइसिंग 60,000 है। अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग प्राइस रहते हैं। तो सर 3 से 4 घंटे चार्जिंग में लगते हैं। सभी मॉडल्स में सेम टाइम लगता है चार्जिंग करने में। इसी तरह गुरुग्राम के ढाणी चित्रसेन गांव की नीलम यादव आज स्वयं सहायता समूह की बदौलत कई असहाय महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। कभी छोटी सी दुकान से अपनी आजीविका चलाने वाली नीलम आज करीब 900 महिलाओं को सरकार की इस योजना से जोड़कर न केवल आत्मनिर्भर बनी हैं बल्कि अन्य महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। इनके ग्रुप की महिलाएं अचार, आंवला कैंडी, पापड़, मुरब्बे, लड्डू आदि उत्पाद लेकर हरियाणा मंडप में पहुंची हैं। देव विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बदौलत नीलम समाज और सरकार दोनों से पुरस्कृत हुई हैं। 2022 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप, 2021 में सफल उद्यमी अवार्ड के साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से सम्मानित हो चुकी हैं। कोई खास चलती नहीं थी, उसमें सिर्फ 2 से 2,500 रुपए की इनकम होती थी।
तो उसके साथ ही हमारे गांव में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की टीम आई और उसने मतलब कि हमारे गांव में ग्रुप बनाने शुरू किए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई ग्रुप से कोई जुड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको ये लगता था कि ये फ्रॉड है, भाग जाएंगे पैसे लेके। लेकिन जब उन्होंने मेरे को अच्छी तरह समझाया तो मुझे अच्छा लगा कि भाई ये एक सरकारी स्कीम है और एक मतलब कि ग्रामीण लेवल पे है, तो क्यों ना हमें इससे जुड़ना चाहिए। और सर हमने मतलब कि हम इससे जुड़े और हमने अपना एक ग्रुप बनाया और सर हरियाणा ग्रामीण बैंक में हमने एक अपना खाता खुलवाया और सभी महिलाओं ने मतलब कि अपने महीने की बचत करती थी 100-100 रुपये की। और वो मतलब कि 3 महीने जब हमने लगातार अपने 100-100 रुपये जमा करवाए तो सरकार की तरफ से हमें रिवॉल्विंग फंड भी मिला 10,000 रुपया अपने महिलाओं को। युवाओं में हरियाणवी संस्कृति के प्रति रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में 2 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया और विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इसमें करीब 500 प्रतिभागियों ने विभिन्न विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया। उपायुक्त ने कहा कि ऐसे आयोजनों से हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और बच्चों को भी अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलता है। इस महोत्सव में छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिले में लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने मेरी लाडो मेरी शान पहल की शुरुआत की। इसके तहत जिले में जहां भी लड़की का जन्म होगा वहां कन्या पूजन करवाया जाएगा और जिला प्रशासन का एक अधिकारी भी उस कार्यक्रम में पहुंचेगा। युवा महोत्सव के माध्यम से मिला है अपनी प्रतिभा को दर्शित करने का। और ये जो 2 दिवसीय युवा महोत्सव हमारे ज़िले में बन रहा है, इसमें लगभग 500 प्रतिभागियों ने जो है हिस्सा लिया है और बहुत अच्छा उन्होंने जो प्रदर्शन है अपनी कला का किया है। इससे उन्हें एक अवसर प्राप्त हुआ है और जो विजेता है उन सबको जिला प्रशासन की तरफ से पुरस्कृत भी किया जा रहा है और जो बाकी लोग हैं उनको भी इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगी अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए। लड़कियों की जो भागीदारी है वो भी बहुत अच्छी रही। 100 से अधिक लड़कियों ने हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेशन किया है और आज मैंने इन सभी युवा साथियों को यह आह्वान भी किया है कि जो हमारी मुहिम है हमारी लाडो हमारी शान, उसमें ये हमारा साथ दे। और इन सब ने मुझे प्रॉमिस भी किया एक तरीके से कि वो पूरा इसमें मेरा सहयोग देंगे ताकि जो लिंग अनुपात हमारे जिले का है वो बढ़कर 1000 तक पहुँच जाए। वहीं युवा महोत्सव में पहुंचे प्रतिभागियों ने इस आयोजन के लिए सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि कलाकारों को ऐसे मंच के माध्यम से आगे बढ़ने व अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करवाना बहुत जरूरी है। पहले दिन देखा यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, जैसे डांस, कल्चर, हर कल्चर की एक्टिविटी होते हैं। इससे हमें पता चलता है, हमें भी और लोगों को भी जो कल्चर से दूर होते जा रहे थे ना आजकल लोग, उनको पता चल रहा है कि भाई अपना कल्चर कितना पीछे पिछड़ चुका था और कितना अच्छा है, जिसे हम वापस ला सकते हैं अपनी संस्कृति में, हम संस्कृति में लौट सकते हैं इससे। इट वॉज ऑल अबाउट आवर कल्चर्स एंड ट्रेडिशन, जो भी हमारे डीपली रूटेड है हमारे हरियाणा की कल्चर में, उसके बारे में था ये। ऑब्वियसली इसमें आके हम सभी को बहुत अच्छा लगता है हर एक बारी, क्योंकि इसमें हमारे हरियाणा की जो एक कल्चर है, उनकी वेशभूषा है, वेशभूषा के अलावा यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं हमें, उन सब में परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आज यूथ फेस्टिवल है, आज दूसरा दिन था और यहाँ पे आके हमारा हौसला भी बढ़ा। यहाँ बहुत सारी टीम आई हुई हैं जो सुनाने वाली हैं, कोई यहाँ पे बहुत अलग अलग कार्यक्रम थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान और तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आज फिर पीएम ने बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने आज फोन पर बात कर सिलक्यारा निर्माणाधीन टनल में फंसे श्रमिकों के लिए भोजन, दवाइयां, अन्य वस्तुओं की आपूर्ति एवं उन्हें सकुशल बाहर निकालने के लिए चल रहे बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री को केंद्रीय एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स एवं प्रदेश प्रशासन के परस्पर समन्वय के साथ संचालित बचाव कार्यों से अवगत करवाया। इससे पहले कल हादसे के 10वें दिन सुरंग में फंसे मजदूरों को इंटरस्कोपी कैमरे से देखा गया। वे उनसे बातचीत की गई, उनकी गिनती की गई, सभी सुरक्षित हैं। सिलक्यारा सुरंग में एक पाइप के माध्यम से फलों के अलावा दवा और इलेक्ट्रोल के पैकेट भेजे गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जो कुछ कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो वहां पर जा चुका है और एक्सपर्ट्स पूरे देश से, और मैंने बताया आपको, दुनिया से वहां पर लाए हैं। कोई ऐसा साधन नहीं छोड़ा है जो अवेलेबल हो कहीं
और जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अभी भी जो है सबसे बेस्ट काम जो है वो। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।